आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया गया है। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वो भी नजर आए हैं इस मौके पर। तो पार्टी ने एकता और संगठनात्मक शक्ति दिखाई है, एकजुटता दिखाई है और इसी के साथ आगे कैसे बढ़ना है इसको लेकर विस्तृत चर्चा भी हुई है। तो देखिए ये मार्च निकाला गया है और उसी की ये तस्वीरें। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये मार्च निकाला गया है, जहां हाथों में तिरंगा लिए कार्यकर्ता इसमें भाग लेते हैं। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यभार संभाला। मंत्री अशोक चौधरी ने विभाग संभालते ही ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। सांसद और अधिकारियों ने कहा कि अशोक चौधरी के नेतृत्व में विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में तेजी आने की उम्मीद है। मंत्री ने अपने पहले बयान में कहा कि उनका लक्ष्य ग्रामीण जनता तक योजनाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना और इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि गांव के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ही प्राथमिकता है। तो देखिए मंत्री अशोक चौधरी ने ग्रामीण कार्य विभाग संभाला है और इसी के साथ मंत्री ने विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा भी की है। तो देखिए किस तरीके से परियोजनाएं संचालित हैं और कितनी गति के साथ इन परियोजनाओं पर काम हो रहा है, इनका लाभ किस तरीके से वर्ग को मिल पा रहा है, ये सब देखा गया है अशोक चौधरी की तरफ से, जो कि ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार में मंत्री हैं। और देखिए वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों को उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं इसके संबंध में कि किस तरीके से परियोजनाओं का लाभ जो वर्ग है उन तक सीधा पहुंच पाए और गांव के बुनियादी ढांचे को क्योंकि मजबूत करना प्राथमिकता है तो उस पर भी उनकी तरफ से विशेष जोर दिया गया है। रायपुर में खैरागढ़ महोत्सव का समापन भव्य रूप से हुआ है। राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में कथक, भरतनाट्यम, ओडिशा नृत्य प्रस्तुतियां दी गईं। उस्ताद सिराज अली खान और पंडित संजू सहाय ने संगीत में जुगलबंदी की। लोक गायिका कविता वासनिक ने लोक संगीत प्रस्तुत किया है। तो खैरागढ़ महोत्सव कार्यक्रम में राज्यपाल ने शिरकत की। सांस्कृतिक कार्यक्रम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। डॉक्टर लवली शर्मा ने महाविद्यालय का महत्व बताया है। छात्रों ने कथक, भरतनाट्यम, ओडिशा नृत्य प्रस्तुत किया है। तो देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। डॉक्टर लवली शर्मा ने महाविद्यालय का महत्व बताया है। तो छात्रों ने कथक, भरतनाट्यम, ओडिशा नृत्य प्रस्तुत किया है। तो खैरागढ़ महोत्सव कार्यक्रम में राज्यपाल ने शिरकत की है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। इस मौके पर आने वाले विशिष्ट लोगों की मेजबानी के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से विशेष प्रबंध किया जा रहा है, जहां करसेवकपुरम और तीर्थक्षेत्रपुरम में लगभग 3000 मेहमानों के ठहरने के लिए 2 बड़े टेंट परिसर बनाए गए हैं। सभी टेंट में 6 लोगों के रहने की व्यवस्था है, जिसमें महिलाओं के लिए अलग से जगह, रसोई घर और मोबाइल चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा ध्वजारोहण समारोह से पहले अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और पुलिस हाई अलर्ट पर है। सभी प्रवेश द्वारों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण करेंगे, जो मंदिर के निर्माण के पूरा होने का प्रतीक होगा। 3000 लोग रह सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया ही है। और हमने 4 नाम से 4 नगर बनाए हैं। एक जो माताएं बहनें आएंगी, जो महिलाएं आएंगी, उनके लिए एक नगर बनाया है, उसका नाम है वैदेही नगर। दूसरा एक नगर है, उसका नाम है रघुनंदन नगर। और तीसरे नगर का नाम है सौमित्र नगर। चौथा नगर है, उसका नाम है भरत शत्रुघ्न नगर। वैसे ही 2 भोजनालय भी इसमें अलग अलग हैं। तो एक भोजनालय है माता अनुसुईया और दूसरा भोजनालय है माता और अन्नपूर्णा। और इस बीच आपको सीधा लिए चलते रांची, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं। अलग अलग भूमिकाएं रही है।
हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। और आज अनगिनत शहादत, अनगिनत बलिदान हुए लोग, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जिस तरीके के देश की आजादी की लड़ाई में शहीद हुए हमारे वीर महापुरुष रहे हैं, अगर हम आज देखें उस पैमाने में, तो आज इस राज्य में भी अनगिनत इस राज्य को अलग करने के लिए इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को बचाने का एक लंबा इतिहास, संघर्ष इस राज्य में हुआ। और उनकी भी लगभग राज्य का कोई ऐसा कोना नहीं बचा होगा, चौक चौराहे नहीं होगा जहां उन वीरों को के नाम से नाम किया गया। और ये निरंतर जारी है। राज्य अलग हुए 20-25 साल हो रहे हैं और देश आजाद हुए हमारे 75 साल के इस लंबे यात्रा में दुनिया का विशाल लोकतंत्र के इस देश में कमोबेश झारखंड के बीच में संघर्ष बहुत लंबे समय तक चला। संविधान भी आया, कानून भी बना, बड़ा लोकतंत्र स्थापित हुआ। उसके बावजूद यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी अपने हक अधिकार के जद्दोजहद में लगे रहे। संविधान क्या है, कानून क्या है, उसे इतर यहाँ के लोगों ने अपना अलग राज्य, अलग प्रांत बनाने का एक निर्णय लिया और आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में एक लंबा संघर्ष हुआ। आज इस युवा राज्य को आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी आज हम लोग के बीच में नहीं। कई ऐसे वीर पुरुष हैं जो आज हम लोग के बीच में नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि इस राज्य की परिकल्पना तो पूरी हुई, लेकिन मूल विषय जहां आता है वो मूल विषय में हम सबसे पीछे पायदान या सबसे निचले पायदान में आज हम लोग खड़े हैं। गरीबी, कुपोषण, पिछड़ापन, शिक्षा का अभाव, सामाजिक न्याय से महरूम, कई ऐसी चीजें हैं जो आज के दिन में भी हम सभी लोगों को इस राज्य के जनमानस को घेरी हुई है। सामान्य तौर पर तो रजत जयंती समारोह से आप सुन रहे थे हेमंत सोरेन को, मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। इस बीच आपको प्रयागराज भी लिए चलते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। विशेष उनके भी कार्यक्रम निर्धारित हैं और किस तरीके से हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना एस्टैब्लिश हुई तो पहले रोहन को उठाया गया, उसमें रोहन पकड़ा गया
वहाँ से उससे एक वेपन रिकवर हुआ और फिर जो दूसरा उसका साथी था उससे भी एक वेपन रिकवर हुआ। तो 2 वेपन की रिकवरी वहाँ से हुई और टोटल इसमें 4 गिरफ्तारियाँ अभी तक हो चुकी हैं। सर 2 इम्पोर्टेंट सवाल है कि अब तक कितने ये कर चुके हैं इस तरह से ड्रोन के जरिए सप्लाई, और दूसरी चीज़ ये कि सर इसकी पेमेंट कैसे पाकिस्तान जाती थी, किस माध्यम से? सारे हवाला ऑपरेटिव्स के माध्यम से पेमेंट वहाँ पर जाती है। अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पर PWD के द्वारा यहाँ पर 7 पेंटोन ब्रिज और यहाँ पे 160 किलोमीटर के दायरे में, यानी 160 किलोमीटर के यहाँ पर जो उनके चेकर्ड प्लेट बिछाए जाएंगे जिससे आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा 242 किलोमीटर की पाइप पेयजल यहाँ बिछाई जाएगी जिसमें कार्य प्रारंभ हो चुका है। 85 किलोमीटर की सीवर लाइन भी बिछाने की कार्रवाई यहाँ पर होगी जिससे कोई भी सीवर का एक भी बूंद कहीं गंगा जी में, यमुना जी में रिसाव न होने पाए। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने मेला क्षेत्र में 47 किलोमीटर की ST, 360 किलोमीटर की LT लाइन इनके द्वारा बिछाई जानी है जिस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। 25 इनके टेम्परेरी सब स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे और जिन पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। सिंचाई विभाग ने बाढ़ निरोधक उपाय करने के साथ साथ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने की कार्रवाई यहाँ पे प्रारंभ की है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को त्वरित उपचार के लिए 2 हॉस्पिटल 20-20 बेड्स के यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। 12 PSC जो प्राथमिक स्वास्थ्य के हेल्थ सेंटर के रूप में यहाँ पर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। 1 वेक्टर कंट्रोल यूनिट, 5 आयुर्वेदिक और 5 होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना और 50 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ पर दी जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पे मेला प्राधिकरण के माध्यम से अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम करने के साथ ही नगर विकास के द्वारा पर्याप्त मात्रा में शौचालय की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर प्रारंभ की गई है जिसमें 25,000 शौचालय, 8,000 डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग, 20 सक्शन गाड़ियाँ, 3,000 सफाई कर्मी मेले के दौरान यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। मेले का दायरा 800 हेक्टेयर में इस पूरे मेले को बसाने की कार्रवाई हो रही है। 7 सेक्टर बनाए गए हैं और 42 स्थानों पर अलग अलग रूट से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी इस दौरान यहाँ पर तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा भी मेले को सकुशल संपन्न करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस कार्मिक यहाँ तैनात किए गए। मेला पुलिस अधीक्षक की तैनाती हो चुकी है, उनके साथ एडिशनल SP, COs, इंस्पेक्टर्स की तैनाती और अन्य पुलिस कार्मिकों की तैनाती पहले एक चरण की हो चुकी है। शेष की यहाँ पर तैनाती की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस लाइन के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा चुका है। मेला क्षेत्र में 17 थाने, 42 पुलिस चौकी, 20 फायर टेंडर, 7 अग्निशमन चौकी, 20 अग्निशमन के वाच टावर, 1 जल पुलिस थाना, 1 जल पुलिस कंट्रोल रूम और 4 जल पुलिस सब कंट्रोल रूम यहाँ पे स्थापित किए जाने हैं और 8 किलोमीटर का डीप वाटर बैरिकेडिंग भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लगाया जाएगा। नगर विकास के द्वारा CCTV कैमरे से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरे सहित 400 कैमरों के माध्यम से क्राउड मॉनिटरिंग और क्राउड डेंसिटी एनालिसिस और इंसिडेंट रिपोर्टिंग, स्वच्छता और सुरक्षा निगरानी की व्यवस्था भी उसके माध्यम से यहाँ पर करने की व्यवस्था इस पूरे मेले के लिए की जा रही है। यातायात और भीड़ नियंत्रण करने के लिए भी यहाँ पे अंतर जनपदीय और अंतर राज्यीय कार्य योजना भी विकसित करने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर के
यह कार्य यहाँ पे बढ़ेंगे। यहाँ पे लोग सभी से इन्होंने तैयारी कर ली है। 3800 के आसपास यहाँ पे हमारी परिवहन निगम की बसेज काम करेंगे, जिसमें 3000 परिवहन निगम की बसेज होंगी। 75 शटल बसेज यहाँ पर मेला क्षेत्र के अंदर सिटी से मेले क्षेत्र में जाने, मेला क्षेत्र से सिटी तक उन्हें लाने के लिए इलेक्ट्रिक बसेज के रूप में यहाँ पर रहेंगी। और 200 बसेज यहाँ पे रिजर्व में रहेंगे। टेंट सिटी का निर्माण भी यहाँ पर इस दौरान किया जा रहा है। मेरा पूरा विश्वास है कि सभी संबंधित रेलवे, आर्मी, इन सब के साथ भी आज ये बैठक यहाँ पे संपन्न हुई है और सभी के स्तर पर ये मेला की प्रगति युद्ध स्तर पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि माघ मेला अपनी एक नई ऊंचाई तक पहुँच कर के उन सभी श्रद्धालुओं को जो कल्पवास करने के लिए आते हैं, अपने संकल्प और अपने साधना को आगे बढ़ाते हैं, उन श्रद्धालुओं के साथ साथ इस पूरे आयोजन को हम लोग पूरी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ संपन्न कर पाएंगे। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है कि सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए जाएंगे और क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। और अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज में आगामी माघ मेला 2025 की तैयारियों की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था, सफाई, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाओं, प्रकाश व्यवस्था सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर सीएम ने कहा है कि माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं, इसलिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।
This program is sponsored by मुल्तानी कोका कफ सिरप, सर्दी और खांसी से दे तुरंत आराम। बरेली में 16 अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ की दुकानें ध्वस्त। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद। आरिफ पर बरेली हिंसा से जुड़े आरोप। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गंगा नदी के किनारे की पूजा अर्चना, गंगा की पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखने पर दिया जोर। दिल्ली धमाके की तेज हुई जांच पड़ताल। फरीदाबाद के धौज गांव में चेकिंग अभियान जारी। अल-फलाह यूनिवर्सिटीज की जांच में चौंकाने वाला खुलासा। 12 से ज्यादा कर्मचारियों के बयानों में विरोधाभास। कई डॉक्टर और स्टाफ भी गायब। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा। आतंकियों की पूरी साजिश डिकोड। एनआईए पूछताछ में आतंकियों ने उगले राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां बरेली में अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 16 अवैध दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ की दुकानें ध्वस्त कर दी गई हैं। तो कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद है। तो आरिफ पर बरेली हिंसा से जुड़े आरोप हैं और इसी के चलते देखिए ध्वस्तीकरण का काम किया गया है और बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया है। तो कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बरेली में अवैध दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 16 अवैध दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है और इसमें यह बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ की ये दुकानें थी जिन्हें ध्वस्त किया गया है, जिन पर बुलडोजर चला है। तो देखिए आरिफ पर बरेली हिंसा में जुड़े होने का आरोप है और इसी के चलते उसकी अवैध दुकानों पर बुलडोजर गरजा है। और देखिए भारी पुलिस बल इस दौरान मौजूद रहा वहां पर। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। करीब 16 अवैध दुकानों की संख्या बताई जा रही है जिन पर बुलडोजर चला है। मौलाना तौकीर जो कि बरेली हिंसा में मुख्य आरोपी माना जा रहा है, उसका करीबी है ये आरिफ और इसी की ये 16 दुकानें अवैध दुकानें बताई जा रही हैं जिन पर बुलडोजर गरजा है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जमकर गरजा है। तो आरिफ पर भी बरेली हिंसा में जुड़े होने के आरोप हैं और इन आरोपों के चलते, क्योंकि देखिए ये सीएम योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका है कि किस तरीके से जो आरोपियों को सजा तो होती ही है, साथ ही साथ उन पे इस तरीके से शिकंजा भी कसा जाता है कि उनकी जो अवैध प्रॉपर्टीज होती हैं उन पर बुलडोजर गरजता है। और कुछ ऐसा ही बरेली में भी देखने को मिला है, जहां पर मौलाना तौकीर जो कि मुख्य आरोपी बरेली हिंसा मामले में, उसका करीबी है ये आरिफ और इस पर भी हिंसा में शामिल होने का आरोप है, जिसके चलते इसकी 16 अवैध दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो देखिए मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ की दुकानें ध्वस्त की गई हैं। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा है। तो आरिफ पर बरेली हिंसा से जुड़े होने का आरोप। 16 अवैध दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल इस दौरान मौजूद रहा और पुलिस की मौजूदगी में ये बुलडोजर चलाया गया है। 16 अवैध दुकानें जिन्हें ध्वस्त किया गया है, जिन पर बुलडोजर गरजा है। तो बरेली हिंसा में शामिल होने का आरोप आरिफ पर है और साथ ही साथ मौलाना तौकीर का ये करीबी बताया जा रहा है और ये वही मौलाना है जिसने बरेली हिंसा में चिंगारी लगाई थी। किस तरीके से दंगा भड़के वो ये चाहता था और इसके लिए सुनियोजित तरीके से उसने पहले से ही साजिश रची हुई थी कि आखिर बरेली में किस तरीके से हिंसा को और हवा देनी है और युवाओं को बरगलाया। इन तमाम चीजों का आरोप मौलाना तौकीर पर है और उसी मौलाना का ये करीबी आरिफ बताया जा रहा है, जिस पर आरोप है कि वो बरेली हिंसा में
शामिल था। तो देखिए H&N पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, बुलडोजर गरजा है और करीब 16 दुकानें बताई जा रही हैं जहां पर बुलडोजर चलाया गया है। तो बरेली से ये तस्वीरें और H&N पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई के लिए जब टीम पहुंची तो किस तरीके से बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी पहुंचे और वो तैनाती कैसी रही वो भी आपको दिखा रहे हैं। और यही वो दुकानें हैं, करीब 16 इनकी संख्या बताई जा रही है जिन पर कार्रवाई की गई है। तो मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ की ये दुकानें बताई जा रही हैं जिन पर बुलडोजर गरजा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए किस तरीके से आरिफ की 16 दुकानें बताई जा रही है जो कि अवैध है, बुलडोजर चला है, क्या कार्रवाई हुई है, किस तरीके से तैनाती रही? देखिए जो आरिफ था ये मौलाना तौकीर रजा का काफी करीबी माना गया था और ये पर्दे के पीछे पीछे छुपकर को बरेली हिंसा के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहा था। और कहीं ना कहीं जब पुलिस ने घर से जांच की तो इसमें इस पर आरोप लगा है कि ये पर्दे के पीछे छिपकर वो भीड़ इकट्ठा कर रहा था, बरेली में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था। आज इसकी 16 दुकानों पर बीडीए का बुलडोजर चला है जो कि बरेली के थाना बारडोली के जगतपुर क्षेत्र में है, जहां पर आज आधा दर्जन से अधिक बुलडोजर वहां पहुंचे और इसकी 16 दुकानें जो की अवैध थी उनको गिराया जा रहा है। और वहां पर मौके पर भारी भरकम पुलिस पहुंची हुई है, सीओ समेत कई आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और उसकी दुकानों पर बुलडोजर चला जा रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए क्योंकि इस पर भी आरोप है कि ये भी हिंसा में शामिल था और क्योंकि मौलाना तौकीर का ये करीबी बताया जा रहा है, तो ऐसे में किस तरीके से कार्रवाई हुई है? क्या आगे भी ऐसे अवैध प्रॉपर्टीज है जो चिन्हित की गई हैं जिन पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए मैं आपको बता दूं, आरिफ के बारात घर भी है, फैमलॉन और फ्लोरा गार्डन, जिनको भी बीडीए ने सील कर रखा है, इन पे भी हो सकता है आगे इन पे भी बुलडोजर चला जाए। आरिफ एक आरिफ काफी बड़ा मास्टरमाइंड व्यक्ति है जिसने बरेली दंगे में मुख्य भूमिका कहा जाए तो निभाई, जो उस पर आरोप लग रहे हैं जिससे कहते हैं कि इसने कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे छुपकर भीड़ इकट्ठी करने का काम किया था। मौलाना तौकीर रजा का ये काफी करीबी है। मौलाना तौकीर की जो करीबी है जिन्हें हिंसा करने की कोशिश करी उन पर लगातार बीडीए बरेली पुलिस कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल दीपक, देखिए क्योंकि मौलाना तौकीर मुख्य आरोपी बरेली हिंसा के पीछे है, ऐसे में क्या उसकी संपत्तियों पर भी नजर रहेगी, जो अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर गरजे? देखिए मैं आपको बता दूं, मौलाना तौकीर रजा की जो अवैध संपत्तियां हैं उन पर पुलिस लगातार जांच कर रही है, और उनको जो अवैध है उनको सीज कर। मौलाना के मतलब इससे पहले भी मौलाना का एक जो करीबी रिश्तेदार था उसके यहाँ चार्जिंग पॉइंट था, उसको भी सीज किया गया। सीज करने के बाद में उस पर बुलडोजर चला और मौलाना के और भी कई करीबी है जिनको जितनी तो अवैध संपत्ति जिन्होंने बना रखी थी और जो कहीं ना कहीं कहा जाए तो अवैध चीजें थी उन पर मीडिया का बुलडोजर घर चला। और आज फिर बुलडोजर की बरेली में कार्रवाई देखने को मिली और आगे भी बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और बरेली बता दूं, मौलाना के करीबी ने एक मजार के नाम पर 16-17-18 दुकानें बना रखी थी। देखिए बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, आगे किस तरीके से कार्रवाई बढ़ती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, दिल्ली विस्फोट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पूछताछ में यह पता चला है कि आरोपी आतंकियों ने एबीसी चेन मॉडल के तहत बेहद शातिर तरीके से अपनी नेटवर्किंग तैयार की थी और इस चेन में हर स्तर पर अलग अलग भूमिकाएं तय की गई थी, जहां कौन प्लानिंग करेगा, कौन फंड जुटाएगा, कौन वाहन की व्यवस्था करेगा, कौन किसे आदेश पहुंचाएगा। इसका उद्देश्य था कि अगर किसी एक व्यक्ति पर कार्रवाई हो जाए तो बाकी सदस्य सुरक्षित हो सके। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। वाले आतंकियों से पूछताछ में जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ देश के लिए भी हैरान कर देने वाले हैं। दरअसल ये लोग ए, बी और सी चेन के तहत काम करते थे। इस ABC प्लान को समझिए। ए मीन्स आका हुक्म देते थे, बी में कैटेगरी में डॉक्टर शाहीन थी, डॉक्टर मुजम्मिल थे, यानी कि ये लोग थे जो आका के एक आदेश पर कहीं भी स्वयं को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे और आका के हर हुक्म का
पालन करते थे। सी कैटेगरी में परवेज जैसे लोग थे जो दिखने में आम थे, लोगों के बीच में रहते थे। इनका काम था कि जो जिहादी हैं यानी कि जो सुसाइड बमर हैं उनके लिए ट्रैवल की व्यवस्था कराना, उनके लिए रुकने की व्यवस्था कराना, उनके खाने पीने इत्यादि की व्यवस्था कराना और लोगों के बीच में घुले मिले रहना, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, जमात लगाना और धीरे धीरे लोगों का ब्रेन वॉश करके एक बड़ी टीम तैयार करना जो आकाओं के निर्देश पर काम करे। सी कैटेगरी में जो लोग रहते थे वो केवल बी कैटेगरी के लोगों से ही संपर्क में रहते थे और उनके आदेशों का पालन करते थे, यानी कि आकाओं से उनका सीधा संपर्क नहीं था। डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में काफ़ी कुछ सामने आया है। मेरे पीछे आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये गली जो सीधे जाती है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाने का प्रयास करें। ये गली सीधे अंदर जाती है और इस मकान के ठीक पीछे तंग गलियों में डॉक्टर शाहीन का मकान है। डॉक्टर शाहीन जो टेरर का एक बड़ा नाम बन चुकी है, यूपी की राजधानी लखनऊ की इन्हीं तंग गलियों में रहती थी। जल्दबाजी में दिल्ली ब्लास्ट हुआ, ये भी बात जांच में निकल करके सामने आई है। प्लान तो यूपी की राजधानी लखनऊ सहित यूपी के कई बड़े शहरों में धमाका करने की थी। फिलहाल जो सी कैटेगरी के लोग हैं वो एनआईए के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का विषय बने हुए हैं, क्योंकि ए और बी कैटेगरी के लोगों तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पहुंचे तो सी कैटेगरी के लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 200 लोग ऐसे यूपी में हैं जो बी कैटेगरी के लोगों से यानी कि डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल से संपर्क में थे, लगातार इनके कॉन्टेक्ट में रहते थे, लेकिन जब जाँच चलने लगी तो ये लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब एनआईए, यूपी एटीएस के साथ सभी सुरक्षा एजेंसियां ऐसे लोगों की तलाश कर रही हैं क्योंकि इनका ब्रेन वॉश हो चुका है और इनको अपने आकाओं के अगले आदेश का इंतजार रहेगा। अगर इस पूरे नेक्सस को समाप्त करना है तो सी कैटेगरी में शामिल लोगों को भी जल्द गिरफ्तार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज़, लखनऊ। और अब बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गंगा की पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने भी धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा की पवित्रता और संरक्षण के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि नदी को स्वच्छ रखने और उसके किनारे कचरा न फेंकने में सहयोग दें। इस मौके पर पूजा समारोह शांतिपूर्ण और भक्तिमय वातावरण से संपन्न हुआ। प्रयागराज में आगामी माघ मेला 2025 की तैयारियों की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था, सफाई, यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाओं, प्रकाश व्यवस्था सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर सीएम ने कहा कि माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं, इसलिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। और चलिए इस बीच आपको सुनवाते हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। बनना चाहिए वो बनवाएं, बीएलओ से मिलकर के करें और जहां कहीं नाकामी या जिस तरह की शिकायत मिले वो पार्टी कार्यालय तक जरूर पहुंचें। इधर जो शिकायतें मिली हैं, हम बड़े पैमाने पे शिकायतें हैं, मैं श्रीवास्तव जी जो ऑफिस में देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो जरूर ब्रीफ करें। उससे पहले कोई एक अधिकारी है एसडीएम, उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, वही है रिकॉर्डिंग एसडीएम साहब वाली, एक एसडीएम साहब की रिकॉर्डिंग है। देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब किस लेवल पे तैयारी है कन्नौज में। कन्नौज तो वो राष्ट्र, वो रहा है ना हमारी राजधानी, देश की राजधानी रही है कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन महादानी, जिन्होंने कुंभ को आयोजन का शुरू किया था, तो जो सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटा सकते हैं कुंभ स्थल से, वो बोट क्यों नहीं हटाएंगे? वो बोट हटाने में लगे हुए हैं और कन्नौज भी टारगेट में आ गया है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि पोस्टिंग ट्रांसफर समाजवादी पार्टी, हाँ चलाइए इस ऑडियो।
मैडम एक ये शिकायत आ रही है कुछ बूथों पे, जो FIR फॉर्म है जिनका 2003 में नाम है, उनको भी C कैटेगरी में फीड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं BLO। जो जी हाँ जी जी, इसके लिए हम एक्चुअली एक मीटिंग भी करना चाह रहे थे जी ऑफिस में। इसमें दरअसल बात ये है, अगर आपके हो कोई और कार्यकर्ता वगैरह तो उनको बोलिएगा, उनको भी अगर ये डाउट हो तो ऑफिस में आके मिल लें। तो देखिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कई महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने जिक्र किया है। इस बीच यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। सहारनपुर में यमुना नदी के हथनी कुंड बैराज पर उस समय हड़कंप मच गया जब चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को जानकारी दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस आग के कारणों की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो देखिए, यमुना नदी के हथनी कुंड बैराज पर बड़ी घटना घटित हुई है। चलती कार में अचानक भीषण आग लगी है, तो कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई है और ये तस्वीरें हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो यमुना नदी के हथनी कुंड बैराज पर बड़ी घटना सामने आई है। सहारनपुर से ये पूरी खबर और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कार सवारों ने बड़ी ही मुश्किल से गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। और अब बढ़ेंगे आगे। मुजफ्फरनगर में कोहरे के कारण दो बाइकें एक ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक की पहचान और हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो बाइकें ट्रक से जा टकराई हैं। हादसे में एक युवक की दुखद मौत भी हुई है। दूसरी बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, मुजफ्फरनगर से पूरी खबर है। दुखद ये हादसा हुआ है।
जहां 2 बाइक सवार ट्रक से टकरा गए हैं और इस वजह से क्योंकि बेहद ही भीषण ये हादसा हुआ है, बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ है, विजिबिलिटी कम होने के चलते। एटा के गांव कसेटी के पास हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कार धू-धू कर जलने लगी, लेकिन कार सवारों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और उसके बाद कड़ी मशक्कत की जाती है ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके। पुलिस ने घटना की जांच अब शुरू कर दी है। तो हाईवे पर चलती कार आग का गोला बनी है, तो आवागमन भी थोड़ा प्रभावित हुआ क्योंकि आसपास गाड़ियां निकल रही थी। कार सवार समय रहते कूद गए, इस वजह से उनकी जान बच गई। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के सरकपुर सरैया में बड़ी चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। चोरी में लगभग 8 लाख रुपए के सोने के जेवरात और 50,000 रुपए नकद शामिल हैं। बीकेटी थाना प्रभारी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो देखिए, लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां चोरों ने जेवरात और 50,000 रुपए नकद की चोरी की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू हुई है। तो देखिए, लखनऊ से ये पूरी खबर, जहां चोरों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। बड़े ही शातिराना तरीके से चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। जेवरात, 50,000 नकद भी चोरी किए गए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, चोरों की तलाश में है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। तो लखनऊ में देखिए, चोरों के हौसले बुलंद हुए हैं, जहां दिन दहाड़े चोरों ने जेवरात, 50,000 रुपए पर अपना हाथ साफ किया है। अब पुलिस तक शिकायत पहुंच चुकी है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए इस पूरे मामले को खंगाल रही है और साथ ही साथ चोरों की तलाश में भी जुटी हुई है। तो देखिए, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच के आधार पर जो खुलासे होंगे उसी के जरिए आरोपियों तक पहुंचा जाएगा, इन शातिराना चोरों तक पहुंचा जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।